हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑडिट चेकलिस्ट, हाउ वी start our audit for any private limited company or limited company. सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम ऑडिट चेक लिस्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसे 2 या 3 पार्ट के वीडियो में प्रिपेयर हम करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ असेट के पार्ट को कवर करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फिक्स असेट। फिक्स असेट में सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है, ऑब्टेन अपडेटेड फिक्स असेट रजिस्टर एज ऑफ मार्च 31। दोस्तों, सबसे पहले हमें फिक्स असेट में जो भी हमारा फिक्स असेट रजिस्टर है वो हमें क्लाइंट से लेना है और उसे डिटेल में चेक करना है। लिस्ट ऑफ एडिशन इन फिक्स असेट ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू एंड कॉपी ऑफ ईच इनवॉइस टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट एंड टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड कॉपी ऑफ लेजर टू बी टेकन। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के बिटवीन में जो भी एडिशन हुआ है उन सभी का इनवॉइस हमें हार्ड कॉपी चेक करना है, क्लाइंट से लेना है और चेक करना है, और उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज हुई है या नहीं हमें चेक करना है, और लेजर में उसकी एंट्रीज को चेक करते हुए, वेरीफाई करते हुए हमें देखना है। दोस्तों, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन शीट एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज। हमें डेप्रिसिएशन की शीट को लेना है क्लाइंट से और उसे प्रॉपर चेक करना है, और डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी यूज की जा रही है उसे हमें देखना है। जैसे कि दोस्तों, मेथड दो होती है डेप्रिसिएशन की। एक होती है WDV, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं, जिसमें जो वैल्यू रहती है एसेट की, रिटन डाउन जो वैल्यू रहती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। और एक होती है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें एक फिक्स रेट से एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इज देयर एनी चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? इफ यस, देन आस्क द रीजन फॉर द चेंज। डेप्रिसिएशन के मेथड में अगर कोई भी चेंजेस हुआ है तो वो हमें क्लाइंट से पूछना है, और वो किस रीजन से हुआ है उसे समझना है और उसे नोट डाउन करना है। वेदर रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5% in all cases of fixed asset? if not, please specify the reason। अगर रेजिडुअल वैल्यू 5% है सभी केसेस में है या नहीं वो समझना है। अगर नहीं है तो किस रीजन से नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करना है और नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उन सभी की लिस्ट हमें लेना है क्लाइंट से, और डिटेल में हमें चेकिंग स्टार्ट करना है। जैसे कि इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड शेयर म्यूचुअल फंड, कॉपी ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फ्रॉम द ब्रोकर टू बी ऑब्टेन्ड। दोस्तों, कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लाइक अगर उन्होंने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज किए हैं या म्यूचुअल फंड बाय किया है, तो उन सभी का कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगाना है और उसे प्रॉपर चेक करना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं, वो हमें चेक करना है। दोस्तों, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, चेक इफ एनी इन्वेस्टमेंट सेल आउट और रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल गेन लॉस कंप्यूटेशन टू बी ऑब्टेन्ड एंड टू बी टैलीड विथ बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर किया था या प्रीवियस ईयर में किया था और करंट ईयर में उसका रिडीम किया है या सेल आउट किया है, तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री हुई है या नहीं, जो भी कैपिटल गेन या लॉसेस हुए हैं वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट दिया गया है या नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। वेदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन एनी रिलेटेड पार्टी कंपनीज विथ कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी रिलेटेड पार्टी की कंपनीज हैं उसके शेयर को परचेज़ किया गया है
या फिर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन किए गए हैं जो कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, तो उनसे हमें नोट डाउन करना है वो। चेक ऑल एफडीज प्रॉपरली बुक्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इंटरेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव एफडीज। दोस्तों, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर जो भी एफडीज, जितने भी एफडीज क्रिएट करवाए हैं, उन सभी का लिस्ट लेना है और वो नोट डाउन करना है, और उन पे जो भी इंटरेस्ट कंपनी ने अर्न किया है, उन सभी इंटरेस्ट की प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज हुई है या नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेटर्स। डेस्टर में हमें क्या करना रहता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स फॉर रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड लेस देन 6 मंथ और एज पर एग्रीमेंट ऑफ द कंपनी। दोस्तों, डेटर्स की लिस्ट में हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि जो भी डेटर्स हैं उसमें से मोर देन 6 मंथ वाले, मतलब 180 डेज से ज़्यादा जिन डेटर्स का रिसीवेबल ड्यू है और अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उनकी लिस्ट नोट डाउन करनी है और प्रिपेयर करनी है। और ऐसे डेटर जिन जो बिलो 6 मंथ, ऑब्टेन द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विथ सिग्निफिकेंट डेटर। ऐसे कोई भी डेटर हैं जो कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। ऐसे कोई भी डेटर हैं जो कंपनी के लिए उनका जो इम्पोर्टेंस है वो कंपनी के लिए ख़ास है दोस्तों। तो ऐसे डेटर्स की लिस्ट बनानी है और उनके साथ क्या एग्रीमेंट है पेमेंट्स के, वो नोट डाउन करने हैं। इज़ देयर एनी क्रेडिट पॉलिसी इन राइटिंग बेसिस एंड लिमिट्स क्वांटिटेटिव और फिनेंशियल अप टू विच क्रेडिट सेल्स कैन बी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी की क्रेडिट की कोई भी पॉलिसी है तो वो पॉलिसी को हमें समझना होता है, और कंपनी क्रेडिट्स अगर सेल करती है तो कितने क्वांटिटेटिव तक क्रेडिट सेल करती है, उसके नॉर्म्स को समझना है। डेटर्स मोर देन 6 मंथ आर डाउटफुल, इफ यस मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स एज द केस में बी। ऐसे कोई भी डेटर्स हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा के पीरियड हो गया है और वो डाउटफुल हैं, तो उनका हमें प्रोविज़न करना है या फिर बैड डेब्ट्स में रखना है। वो कंपनी से एक बार हमें मैनेजमेंट से डिस्कस करने के ये डिसीजन लेना होता है, इसकी हमें चेकिंग करनी होती है। वेदर देयर इज़ देयर अ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस कन्फर्मेशन एंड रिकन्सलेशन ऑफ कस्टमर अकाउंट्स एट पीरियोडिक इंटरवल। कंपनी से हमें ये डिस्कस करना होता है कि कंपनी जो भी कस्टमर से बैलेंस रिसीव करने रहते हैं उनका रिकन्सलेशन करती है कंपनी या नहीं। अगर रिकन्सलेशन होता है तो वो किस बेसिस पे होता है। अगर कंपनी ने डेटर्स का रिकन्सलेशन किया है तो वो हमें चेक करना होता है। दोस्तों, डेटर्स का जो भी हम रिकन्सलेशन करते हैं, मेन जो पर्पज़ होता है वो ये होता है ताकि जो कस्टमर से हमें जो भी पैसा लेना है, रिसीव करना है, वो जो उनकी बुक्स में शो हो रहा है वही हमारी बुक्स में शो हो रहा है या नहीं। बहुत बार यह देखने को मिलता है कि डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जिसकी वजह से कंपनियों में फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर अपनी बुक्स में दिखाता है पेबल, वो हमारी बुक्स में जो रिसीवेबल के साथ मैच नहीं होता है, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए डेटर का पीरियोडिक रिकन्सलेशन होना ही चाहिए। Whether there any receivable which has been written off during the year with the approval of management, reason to be noted। दोस्तों, ऐसे कोई भी रिसीवेबल हैं जो राइट ऑफ किए गए हैं, वो मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट का अप्रूवल है या नहीं, ये हमें देखना है और उसमें रीज़न भी नोट डाउन करना रहता है। लाइक कोई भी डेटर था जिसके, अगर हम एक उदाहरण के साथ समझें, अगर कोई ऐसा कस्टमर है या मान लो कोई भी एक डेटर है जिनके जिनका ड्यू है 1 लाख रुपए और हमने वो
राइट ऑफ कर दिया है तो वो किस रीज़न से राइट ऑफ किया है, उसमें मैनेजमेंट का अप्रूवल है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है। सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर पोस्ट मार्च 31 अप टू द डेट ऑफ ऑडिट पीरियड। दोस्तों जो भी अगर कोई भी ऐसा डेटर है जिनका 31 मार्च तक ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, मार्च 31 के बाद ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने के पहले तक अगर रियलाइज़ हुआ है तो वो हमें नोट डाउन करना है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, लोन एंड एडवांसेस। कंपनी कई बार लोन दूसरी एंटिटीज़ को देती है या फिर रिलेटेड पार्टी को देती है, तो उसके क्या नॉर्म्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। इज़ देयर एनी लोन ग्रांटेड टू डायरेक्टर, इफ़ यस ऑब्टेन द लिस्ट इन अ डिटेल फॉर्मेट। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन देती है तो उसका हमें नोट डाउन करना है। कंपनी ने कोई भी लोन डायरेक्टर को दिया है या नहीं दिया है तो वो हमें नोट डाउन करना रहता है। वेदर लोन हैज़ बीन ग्रांटेड टू रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव्स। अगर कंपनी कोई भी रिलेटेड पार्टी को लोन प्रोवाइड कर रही है तो उसे नोट डाउन करना होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी ऑफ लोन ग्रांटेड टू एनी डायरेक्टर एंड पर्सन whom director is interested as per section 185 and 186 of the Companies Act। दोस्तों कोई भी डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी ऑफ लोन ग्रांटेड। दोस्तों डायरेक्टर के थ्रू कोई भी लोन ग्रांट हुआ है या फिर डायरेक्टर के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी पर्सन को लोन ग्रांट हुआ है तो उसके बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी हमें नोट डाउन करनी है और उसे चेक करना है। वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी ऑफ एग्रीमेंट अप्रोप्रिएटली अथोराइज लोन एंड एडवांस मेड टू अदर। दोस्तों कंपनी ने किसी को एडवांस दिया है या फिर लोन दिया है तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में उसका प्रॉपर अथोराइजेशन किया गया है या नहीं किया गया है, ये हमें चेक करना होता है। सपोज लोन एंड एडवांसेस आर मेड टू अदर, वेदर गुड इंटरेस्ट और रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम सच पार्टी, TDS डिडक्टेड बाय पार्टी रिफ्लेक्टेड इन 26 ईयर्स ऑफ द कंपनी। दोस्तों अगर कंपनी ने किसी भी अदर एंटिटीज़ को एडवांसेस दिया है तो उस पर कंपनी इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। अगर कंपनी इंटरेस्ट ले रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी प्रॉपर एंट्रीज हुई है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है। और जो भी पार्टीज़ ने हमारा TDS डिडक्ट किया होगा वो हमें 26 ईयर्स के अकॉर्डिंग मैच करना होता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, वेदर कंपनी टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट पार्टी। दोस्तों अगर कोई भी पार्टी कंपनी ने जो लोन या एडवांसेस दिया है अगर वो रीपे करने में डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो कंपनी क्या उसके लिए एक्शन लेती है या नहीं लेती है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसका हमें नोट डाउन करना रहता है। डिपॉजिट। इन केस द कंपनी गिव्स सिक्योरिटी टू द पार्टी, ऑब्टेन अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट फ्रॉम द पार्टी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार अपने वेंडर या कस्टमर को कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है तो उसके लिए कोई भी एग्रीमेंट हुआ है या नहीं, इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करना रहता है। डिपॉजिट गिवन टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट अवेलेबल और नॉट। कई बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को कुछ हमें डिपॉजिट्स देना रहता है बिजनेस लाइसेंस के लिए या फिर अदर पर्पस से, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं वो हमें चेक करना रहता है। एडवांस टू एम्प्लॉइज़। एडवांस टू एन एम्प्लॉई इज़ अप्रोप्रिएटली अथोराइज्ड एंड एडजस्टेड एडिक्वेटली फ्रॉम द सैलरी। किसी भी एम्प्लॉई को एडवांस दिया गया है कंपनी के थ्रू तो उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ है सैलरी से या नहीं, हमें इसकी अच्छी तरह से जांच करनी रहती है। चेक वेदर एडवांस एडजस्टेड इन केस ऑफ एम्प्लॉई रिजाइंड द कंपनी। अगर कंपनी से कोई एम्प्लॉई है जो रिज़ाइन कर दिया है तो उसका जो भी एडवांसेस है उसका सही तरीके से एडजस्ट किया गया है या नहीं, इसे चेक करना रहता है।
ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय रिगार्डिंग द क्लोजिंग बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने एडवांस दिया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर एक बार सभी एम्प्लॉयज़ के थ्रू कंफर्मेशन लेना रहता है कि उनके एंड से जो भी उन्हें कंपनी को पे करना है और कंपनी को उनसे जो भी एडवांस रिकवर करना है वो प्रॉपर है या नहीं, वो उसकी एक बार कंफर्मेशन करनी रहती है। बैलेंसेस विथ रेवेन्यू अथॉरिटी अदर करंट एसेट। दोस्तों अदर एसेट में लाइक जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट में, टीडीएस डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ कंपनीज़ के फंड रहते हैं जो रिकवर करने जैसे रहते हैं, तो उनका हमें प्रॉपर से उन सभी लेजर को टैली करना रहता है। लिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज़ एंड वेरीफाई इट्स रिकवरी। दोस्तों ये वही है जैसे कि हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से या फिर टीडीएस का हो गया रिफ़ंड लेना हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना रहता है। चेक वेदर इनकम टैक्स रिफंड ऑफ एनी प्रीसीडिंग ईयर इज प्रोसेस्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट एंड मैच्ड चेक इनकम टैक्स साइड। तो हमारा पुराने किसी भी साल का इनकम टैक्स का रिफ़ंड था तो उसका डिस्बर्समेंट हो गया है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वो प्रॉपर हुआ है या नहीं, वो हमें अच्छे से चेक करना रहता है। ऑब्टेन कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स चालान पेड। कंपनी ने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है तो उसका चालान हमें अच्छी तरह से देखना रहता है और वो प्रॉपर एंट्रीज हुई है या नहीं वो चेक करना रहता है। चेक वैलिडिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट। दोस्तों ये वही चीज़ है कि अगर कंपनी ने एडवांस टैक्स पे किया है या इनकम टैक्स रिफंडेबल है या फिर जीएसटी का कोई रिफ़ंड ड्यू है तो उसकी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर की गई है या नहीं, और की गई है तो वो सही की गई है या नहीं, उसकी हमें जांच करनी होती है। रिकन्सलेशन ऑफ टीडीएस रिसीवेबल विथ 26 AS। कंपनी का जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वह 26 AS में प्रॉपर बुक है या नहीं, और अगर कई बार हमें देखने को मिलता है कि 26 AS में हमारा टीडीएस नहीं शो कर होता है तो हमें उन सभी पार्टियों को कॉल करके इन्फॉर्म करना रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि 26 AS में हमारा टीडीएस दिखता है बट वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो उसका हमें रिकन्सलेशन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका इफ़ेक्ट देना रहता है। प्रीपेड एक्सपेंस। ओपनिंग प्रीपेड बुक्ड चेक एडजस्टमेंट डन और नोट फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है जो लास्ट ईयर का है और करंट ईयर में हमारी बुक्स में दिख रहा है प्रीपेड, तो उसका एडजस्टमेंट किया गया है या नहीं किया गया है उसका हमें सही तरीके से देखना रहता है। और करंट ईयर में जो भी हमने प्रीपेड एक्सपेंस किए गए हैं उसका प्रॉपर प्रोविज़न किया गया है या नहीं किया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसे हमें अच्छी तरह से देखना रहता है और उसका ट्रीटमेंट देना रहता है। कैश। चेक डेली मंथली पीरियोडिकली कैश बैलेंसेस टैलीड और नोट। फ्रेंड्स जो भी कैश होता है हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हमें टैली करना होता है। जो भी कैश ऑन हैंड जो अवेलेबल रहता है वो एक्चुअल में टैली है या नहीं है, मैच्ड है या नहीं, उसका हमें चेक करना होता है। कैश एक्सपेंसेस मोर देन 10,000 टू वन पार्टी इन अ डे इज़ नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 40A क्लॉज 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज़ टू बी नोटेड। टैक्स ऑडिट के पर्पज़ से कंपनी अगर किसी भी एक सिंगल डे में किसी भी एक पार्टी को 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट करना रहता है और ऐसी मिस्टेक ना हो वो हमें चेक करना होता है। कैश रिसीव्ड ऑफ more than 2 lakhs from one party in a day is not allowed under section 269 ST of Income Tax Act 1961 and is to be noted। किसी भी एक सिंगल दिन में किसी भी एक सिंगल दिन हो और किसी भी एक सिंगल पार्टी से हम 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो इसका हमें प्रॉपर ध्यान रखना रहता है और ये ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है उसकी हमें जांच कर लेनी होती है। आर कैश कलेक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक डेली और एवरी वीक। अगर ऐसी एंटिटी है जहाँ पे डेली बेसिस पे कैश का कलेक्शन होता है
तो वहाँ पे कैश डिपॉजिट किस बेसिस पे हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है या फिर वीकली बेसिस पे हो रहा है, इसका हमें नोट करना रहता है और कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो ये हमें चेक करना होता है। डेली क्लोज कैश शुड हैव डेबिट बैलेंस। दोस्तों हर दिन का हमें जो कैश बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। किसी भी दिन हमारा कैश नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, मतलब क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। साइंड कैश बैलेंस सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैशियर एंड डायरेक्टर एज वेल एज ऑन 31 मार्च। जो भी कैश बैलेंस है, जो कैश बैलेंस है वो टैली होना चाहिए और उसमें कैशियर की साइन होनी चाहिए और मैनेजमेंट की भी साइन होनी चाहिए। बैंक बैलेंस चेक डेली, मंथली और पीरियोडिकली बैंक बैलेंस टैलीड एज पर बुक विथ बैंक स्टेटमेंट और नोट। दोस्तों जो भी हमारा बैंक है वो डेली बेसिस पे हमारा बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए और मैच नहीं है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक फॉर मोर देन 3 मंथ फर्निश डिटेल ऑफ डेट पार्टी नेम एंड अमाउंट। दोस्तों हमने कोई भी चेक डिपॉजिट करवाया है बैंक में लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है तो ऐसे वेंडर का अमाउंट का और कौन सी डेट पे डिपॉजिट कराया गया था इन सभी की लिस्ट बनानी होती है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें उसे नोट डाउन करना रहता है। इन केस ऑफ चेक इशूड बट नॉट रिस्पॉन्डेड बाय द बैंक मोर देन 3 मंथ वेदर दे आर ट्रांसफर्ड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और एंट्रीज आर रिवर्स। दोस्तों हमने कंपनी के द्वारा हमारे वेंडर्स को चेक दिया गया था और वो चेक बैंक में इशू करवाया गया था, बट अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कंपनी ने चेक इशू किया है बट अभी तक बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ है तो उन ऐसे केसेस में हमें उन एंट्रीज़ को रिवर्स करना होता है। ऐसे कोई केसेस हैं तो उसे हमें प्रॉपर चेक करना है और एंट्रीज़ को रिवर्स करना रहता है। इन्वेंट्री वेदर द कंपनी कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री और नॉट। कंपनी के पास जो भी स्टॉक हैं, जो भी इन्वेंट्रीज़ हैं, कंपनी उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करती है या नहीं करती है वो हमें कंपनी से समझना रहता है। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, इफ़ यस रिपोर्ट द फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। दोस्तों कंपनी अगर वेरिफिकेशन करती है तो किस बेसिस पे वेरिफिकेशन करती है वो हमें समझना होता है। वेदर द प्रॉपर एंट्रीज हैज़ बीन पासड फॉर एनी वेरिएंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों अगर कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और स्टॉक्स में कोई वेरिएशंस हैं तो उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं ये हमें देखना होता है। वेदर इन्वेंट्री हैज़ बीन शोन इन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो भी बुक्स में इन्वेंट्रीज दिख रही हैं वो कॉस्ट और NRV जो भी कम वैल्यू है उस पर दिखाई गई है या नहीं वो हमें चेक करना होता है। इज़ देयर एनी नॉन मूविंग स्टॉक और स्लो मूविंग स्टॉक। कंपनी के पास ऐसे कोई स्टॉक हैं जो नॉन मूविंग है, जिनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है या स्लो मूवमेंट हो रहा है। अगर है ऐसा कुछ तो वो उनका प्रॉपर प्रोविज़न करना होता है मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद। डायरेक्ट कॉस्ट सच एज इनवर्ड फ्रेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर बीइंग कंसिडर्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो जो भी हम मटेरियल परचेज करते हैं और उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी या फ्रेट लगता है उसका इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में इफ़ेक्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है इसका हमें चेक करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने फिक्स एसेट की साइड से एसेट की साइड से हमने ट्राई करने की कोशिश की है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लायबिलिटी साइड के चेक लिस्ट को डिटेल में समझेंगे दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।